जो है उनको हेडलाइन को ये मानता है कि ये अल्लाह मियां की आखिरी मतलब पहचान है, उसमें कोई विवाद नहीं हो सकता। 150 करोड़ के लोगों के देश के अखबारों को झूठा मानते हैं, देश के यहां की तुम अपनी चीजों पर यकीन नहीं करते। जिन देशों की 6 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 30 करोड़ आबादी है, उनके अंदर अगर 500 लोग मारे जा रहे हैं तो उनकी तुलना 150 करोड़ लोगों के देश से की जा रही है। मैं आपसे सिर्फ आखिर में अगले 5 या 6 मिनट तक ये चाहता हूं कि आपने एक लंबी बात बताई और आज आपने कई सारे खुलासे किए और उनको तथ्यों के साथ किए, और आपने पूरी तरह से इशारा भी साफ कर दिया कि ये चला। तो ये जो एक एनएसी नाम की जो दुकान थी, जो एक विदेशी महिला चला रही थी, तो ये सबसे बड़ा टूल किट तो यही था, और उस टूल किट की मालकिन थी ये, नंबर 1। नंबर 2 जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम सारे जो युवा लोग हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मनी साहब से ये पूछिए कि आप सिक्योरिटी अपरेटस में रहे हैं, मिनिस्ट्री में रहे हैं, और आपका एक वास्ट नॉलेज है, ये बताइए कि आने वाली पीढ़ी इस टूल किट के चलाने वाले, इस थर्ड फ्रंट के जितने भी एक्टिव मेंबर हैं, उनका सामना कैसे करे। उन्हें कोई सुझाव दीजिए, उन्हें कोई डायरेक्शन दीजिए कि जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो राष्ट्र को बचाना चाहती हैं, उनको किस तरीके से हम इक्विप्ड करें और इनको चौराहे चौराहे, गली गली, सड़कों पे एक्सपोज करें, और बाकी काम सरकार करे या न करे, लेकिन सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों की कोई लिमिटेशन नहीं है। उनको हम कैसे इक्विप्ड कर सकते हैं, इस पे भी कुछ सुझाव दीजिए, क्योंकि टूल किट तो लगातार आपने जो बताया है पिछले 30-40 साल से, मैं अगर कहूं तो लगातार चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इन टूल किटों से आज के युवाओं को, देशवादियों को, सनातनियों को कैसे अवेयर किया जाए और कैसे ये अपना नैरेटिव बनाए, इस पे भी 5 मिनट में चाहता हूं आप जरूर रोशनी डालेंगे। पहली बात आपने तो बता ही दिया, और ये इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो बनी थी, जो विदेशी महिला थी, जो आज हिंदुस्तानी नागरिक है, वो उसका आदर्शिला थी सेकेंड इनिंग्स ऑफ टूल किट का। पहले जो टूल किट चलता आ रहा है, स्वाधीनता से लेते, स्वाधीनता ही बोलूंगा मैं तो, स्वतंत्र नहीं, स्वाधीनता से लेकर के जो 1990 की इस दशक तक चली है, वो तो चली ही चली है। दूसरी बात, देखो, पहले तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे आप। मैंने कई बार देखा है, कई पारिवारिक फंक्शंस में जाता हूं और शादियों में जाता हूं, मेरे को कई बार पूछते हैं और एनडीटीवी को कोट करते हैं, आप तत्वों को देखिए। मैंने अभी जितना भी बोला सब तत्व हैं। कर्नल सिंह है, बिल्कुल तत्व बोलते हैं, बिल्कुल आधार समेत तत्व बोलते हैं। मैं जनरल बख्शी हैं, जिनकी मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, वो इस राष्ट्र का एक एसेट है, ये एक नवरत्न है, वो भी बिल्कुल ही तत्व बोलते हैं। परंतु आप ये, जैसे फार्मर स्ट्राइक से पहले मैं एक चीज बता दूं, मैं पी गुरुस पे एक लेख लिखा था, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। उसमें एक मैंने प्रश्न उठाया था कि किसान गरीब क्यों रहना चाहिए, और अब पता लग गया कि क्योंकि अर्थयास को पैसे का, उनका पैसा लूटते हैं। अच्छा, वही अर्थयास है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो आज तक 6 महीने से फार्मर स्ट्राइक में बैठे हुए। गरीब किसान इतनी देर बैठ नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे तत्वों को कनेक्ट कीजिए, जो ग्राउंड रियलिटीज को कनेक्ट कीजिए, फिर अपना काउंटर मीटिंग्स करिए। मुझे पता है कि शुरू में इसकी चुनौती होगी। तुम्हारे आज जो भाजपा की सरकार होते हुए भी, भाजपा के अंदर होते हुए भी, लोग आपको मदद नहीं पहुंचा पाएंगे इनिशियल स्टेजेस में, जब तक आप एक पावर कैसे, एक महान शक्ति की तरह उभर के नहीं आते। देखिए, अधिकारी वर्ग आज भी वही है, और अवसरवादी तत्व आज भी, जैसे बंगाल में आज एक टीएमसी से आई हुई बीजेपी में जो आके चुनाव लड़ी थी, वापस जाना चाहती है, तो उसने ममता को चिट्ठी लिखा कि तुम्हारे बिना मेरा जीना बेकार है, समथिंग लाइक दैट। मैं रात को सो नहीं पा रही हूं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे जब भी चुनाव होता है, अवसरवादी तत्व भाजपा में आ चुके हैं, और आज भी काफी संख्या में उसके अंदर दाखिल है।
तो इसलिए वहां से टूल किट वालों को आज के जो सत्ता प्रतिबद्धता है उसमें भी उनके सपोर्टर्स ज्यादा हैं। जितने भी अवसरवादी तत्व हैं, आज से 10 लोग आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो भाजपा में अवसर के सूंघते हुए जाके पहुंच गए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे, एमएलएस मिलेंगे। तो इसलिए वहां से अगर आपको थोड़ी बहुत किरण भी उम्मीद की तो आप भूल जाइए, वो एक मिराज को चेस करने वाली बात है, वहां से मिलेगा नहीं। ये लेके मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो इसका फिर गाली गलौज नहीं करना। प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री वगैरह अच्छा काम कर रहे हैं, मगर नीचे के तबके में काफी अवसरवादी आज भी अंदर घसे हुए हैं। ये एक सत्य है, इसके साथ आप संज्ञान होना चाहिए कि मुझे तो मिलना नहीं है, हमें 50 लोग 100 लोग जितने युवक हैं, हमें अपने राष्ट्र की चिंता है, उन लोगों को हो या ना हो, किसी राष्ट्रीय दल को राष्ट्र की चिंता हो या ना हो, हमें करना है और हमें बचाना है। जो बंगाल में जो कार्यकर्ता के साथ जो हुआ है वो भी मैं पहले से ही बोल रहा था, कई लोगों को बोल रहा था, कई जगह बोला भी गया है कि भाई ये अक्रॉस द रोड से बॉर्डर से आ रहे हैं। और तीसरी बात सही प्रश्न पूछिए और अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके एकजुट होके सही। आज एक मीडिया में है कि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम, नॉट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा हो गई है, यह आज एक न्यूज आइटम। तो आप पूछिए, अगर उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है तो वहां से फिर लोग क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि ये जो भी बांग्लादेश से जो घुसपैठ आ रहे हैं, जो भी शरणार्थी आ रहे हैं, कुछ भी बोलो उनको, या रोहिंग्या से आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि वो हमारे पर कैपिटा इनकम के नीचे स्तर से उनको जो भी आय होनी है, तो वो आ क्यों रहे बांग्लादेश में? तो इस वजह से बढ़िया पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। हर व्यक्ति का जो आय है हिंदुस्तान के औसत व्यक्ति के आय से ज्यादा है, यही कहता है ना पर कैपिटा इनकम। तो जाओ भाई वहां से, आ क्यों रहे? इतना गुंडागर्दी क्यों करके आ रहे हो, घुस रहे हो? छात्र शिविर से आते हैं, इस्लामिक फ्रंट से आ रहे, क्यों आ रहे हो? तब तो ऐसे ऐसे सही समाज सटीक तरीके से पूछे और बिल्कुल लॉजिकली और अपना इकट्ठा होके पूछे। कई लोग अकेले इस मामले में रह के काफी उनको प्रताड़ दिया गया है। एक कौन है, समीर ठक्कर के और भी कुछ लोग हैं, अब पता नहीं उनका क्या नाम है, नागपुर के निवासी को पता नहीं 16 कई दिन तो जेल में, कारावास में बिताना पड़ा। तो इसलिए अकेले में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अपना अपना ग्रुप्स बनाइए, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स में आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ तत्वों को पहले लोगों को संज्ञान कीजिए, तभी जाके एक अभियान बनवाएगा। अगर आप कहें कि मैं पीआईएल लगाऊं तो पीआईएल में आपके इकोसिस्टम नहीं है, वातावरण आपके हित में नहीं है। वो बड़े से बड़े लॉयर, जिस आदमी को स्टैन स्वामी या सुधा भारद्वाज के लिए या गौतम नवलखा के लिए टॉप से टॉप लॉयर खड़े हो सकते हैं, जो नवीन कालरा के लिए जो टॉप से टॉप लॉयर ला सकते हैं, जिसका एवरेज फीस जो है 10-10 लाख रुपए पर हियरिंग लेते हैं, वो ला सकते हैं। तो उनके सामने आप मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते। और ये सही बात है, ये सत्य है कि न्यायपालिका में भी न्यायाधीश के सामने जो प्रसिद्ध वकील होता है उसकी वहां पर गरिमा ज्यादा होती है, और जो छोटा वकील होता है जिसकी ज्यादा गरिमा कम होती है। और ये तुलने में ही कई बार निर्णय निकल आता है। ये हर जगह होता है, मेरे सामने भी होगा, मैं भी होगा, तो ये होगा, इसमें कोई भी अवहेलना की मेरा उद्देश्य नहीं था। ये हर जगह होता, आपके सामने भी, आपके साथ रोज जो आदमी आता है का जाए। और तीसरी बात, छोटी छोटी चीजों को आप लोग नोट करें। मेरे अपार्टमेंट के सामने कोरोना फन 1 से पहले एक आदमी चाय बेचता था। वो चाय, पान, सिगरेट वगैरह बेचता था। उसके साथ में एक मेरा वो शूज वगैरह ठीक करने वाला था। तो कोरोना होने के बाद लास्ट ईयर में गया था, पिछले साल, तो वहां देखा, वो जूता वाला से पूछा, यार ये कौन है? कहता है पुराना वाला कहाँ चले गया?
कहता नहीं सर उसको भगा दिया पुलिस ने। मैंने कहा इसको क्यों बिठाया है? कहता नहीं मुझे पता नहीं। तो मैंने जाके उससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है भाई? तो कहता बशीर। इन द मीन टाइम कोई लोग कोई रिक्शा वाले उससे बांग्लादेश में बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी कोठाबाड़ी विच इज योर विलेज? ही सेड अभी माल्टा। माल्टा में मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन होती है, इलीगल रेफ्यूजी अवैध शरणार्थी बैठे हुए, और माल्टा से पुलिस वाले ने उनको बिठा दिया। इसके ऊपर मेरे एक अच्छी मित्र है स्वाति गोयल जी शर्मा जी से मेरी कई बार संवाद हो चुका है। वार्तालाप में ये पता चला कि लोकल जो जितने भी स्क्वाटर्स हैं उनसे पूछिए क्या है, कहां से आए हैं, क्योंकि वो लोग पुलिस हमारी आज भी निष्ठावान पुलिस वाले बहुत कम मिलेंगे। छोटी छोटे पैसों में वो बिकने वाले ज्यादा मिलेंगे लोकल पुलिस स्टेशन में। ये मुझे बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है, परंतु ये वास्तविकता है, हमारे देश का वास्तविकता है। हर पुलिस स्टेशन में आपको पैसा लेके रफा दफा स्क्वाटिंग करने वाले जरूर मिलेंगे। और इसमें भी ऐसा ही हुआ था। पता चला उसने पुलिस वाले को पैसा देके बिठाया गया, और जो सेक्टर 12 द्वारका में मार्केट के बाहर जितने भी सामान बेचने वाले हैं अमूमन सारे ऐसे ही बैठे, पुराने वालों को कोविड के बाद हटा दिए, और ये अधिकतम वही मालदा बांग्लादेश से। पुलिस वाले से भी मेरी बात हुई, मैंने कमिश्नर तक को, तो उसका कुछ ऐसा कोई उचित कार्रवाई तो क्या हो रही है पता नहीं, मगर ये जरूर है कि एक तरीके से डेमोग्राफिक आपके ऊपर पेनिट्रेशन कर चुके हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। मैं तो लड़ रहा हूं इसके ऊपर, परंतु आपको भी ध्यान रखना। अड़ोस पड़ोस में देखिए, सेक्टर 22-21 में गुड़गांव में हमारे एक मित्र हैं, उनके यहां तो जो लेडी आती थी जो घर के जो काम वगैरह करने के लिए, उसका नाम था उमा, बंगाली नाम था। बाद में पता चला उसका आदमी जो है ना वो बांग्लादेशी। तो जब उसने उसको निकाल दिया और किसी और हरियाणा की लोकल लेडी को अपॉइंट किया, तो उसका आदमी रिक्शा चलाता था। वो ऐसे ऐसे काम करते, ये सब छोटी छोटी चीज नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। उस आदमी ने जो लेडी जिसको नया नियुक्त किया था उसके टांग में जाके ई रिक्शा मार के उसको 3 महीने के लिए फ्रैक्चर करके अस्पताल पहुंचा। ये तो ऐसे ऐसे वो लोग काम करते हैं जो आपके दृष्टि में आना कि बहुत ही असंभव है। उनका पूरा बैकअप सिस्टम है। उस हिसाब से सिस्टम बनाने के लिए हमें एक तो निष्ठा चाहिए, उस निष्ठा के साथ साथ समय भी चाहिए। अभी संसाधनों की व्यवस्था हो सकती है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये भी आएगा। और ये आज तुम्हारा सनातन खतरे में है। लोगों ने कई बार सनातन आज खतरे में है, तुम्हारे धर्म के लोग, तुम्हारा राष्ट्र के। देखो आजकल मैं सिर्फ तीनों चीजों में काम करता हूं, देश, धर्म और धरती, और ये तीनों के साथ आज सबसे बड़ी चुनौती है। मैं राजनेताओं से कोई भी उम्मीद रखता नहीं, इसलिए मैं अपने तरफ से इंडिविजुअली जो फाइट करता हूं। बाकी मेरा यही सुझाव है, बच्चों से, यूथ हो या बड़े लोग हैं या वृद्ध अवस्था के भी हैं, वो भी खाली बैठे नहीं, पार्क में बैठ के ताश ना खेले, वो भी अपने समय निकाल के देश, धर्म और धरती के लिए अपना योगदान, जितने छोटा योगदान भी हो, इसमें संख्या भी बहुत मैटर करती है। और एक देखिए, आपको याद होगा कि मेरा 2018 सितंबर नवंबर में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख दी, चीफ जस्टिस के खिलाफ, पूरा न्यायपालिका के खिलाफ, कि ये कैसे भाई हमेशा एक धर्म के पक्ष में ही, परंतु उनके आधार तो उनके धर्म के विरुद्ध है। ऐसा मेरा 2018 में किया था। वैसे ही लोगों को संज्ञान हुआ, कई लोग उसके साथ जुड़ के उन्होंने भी पिटीशन भेज दिया, तो कुछ हद तक वो रुका था, एक प्रलय, एक लय रुक गया था। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग भी जो भी काम करें उसमें संख्या हो तो आप बल बनता है, शक्तिकरण होता है।
तो यही मैं कहना चाहूँ, यही मेरा सुझाव। आरवीएस मनी साहब, आपने एक नहीं कई सारी राज आज खोले और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के आपने किसी को नहीं बख्शा। और ये बात सच है कि भारत को भारत के अंदर रहने वाले लोगों से ज्यादा बड़ा खतरा है, विदेश से नहीं है। और आपने जो अपील की है कि सरकारों के भरोसे, पुलिस के भरोसे देश चल सकता है, लेकिन राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है और राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी मैं नागरिकों की मानता हूं। अगर पुलिस करप्ट हो गई है, अगर बॉर्डर से 10 रुपए या 20 रुपए देकर के म्यांमार का मुसलमान, बांग्लादेश का आतंकी मुसलमान घुस के दिल्ली पहुंच रहा है, कश्मीर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी व्यवस्था में वो लोग इतने गहरे बैठे हुए हैं, न जिन्हें देश की चिंता है, न राष्ट्र की चिंता है। लिहाजा सरकारों की अपनी बाध्यता और सरकारों की अपनी लिमिटेशन होती है। कुछ जिस तरीके के आपने बताए 2004 से लेकर के तो सरकार ही लिप्त थी, यानी इस देश को अपने ही, यानी इंडियन स्टेट वाज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। लेकिन राष्ट्र के तमाम लोगों को छोटी छोटी टोलियां बना करके तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ लोगों को कॉर्नर करना होगा। और बार बार सरकार ने ये नहीं किया, प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया, हमें ये नहीं मिला। सरकार के भरोसे जो देश रहते हैं वो देश कभी इजराइल नहीं बन पाते। जो राष्ट्र मजबूत होते हैं, जब नागरिक मजबूत होते हैं, जब नागरिक चौकन्ने होते हैं, चैतन्य होते हैं, तो सरकार के को फिर इजराइल की तरह बनना पड़ता है। लिहाजा हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आज जो भी कुछ आरवीएस मनी साहब ने कहा, उनकी किताब है, ये किताब मैंने बीच में आपको दिखाई दी, नो द एंटी नेशनल किताब है। इसमें बेहतरीन तथ्य आरएसएन सिंह साहब ने दिए हैं। मैं बार बार इस किताब का जिक्र इसलिए करता हूं कि जो बात शायद लोग बहुत पहले नहीं जानते थे, इसमें पिछले 8 साल 9 साल के जितने भी उन्होंने स्पीचेस या राइटअप लिखे हैं उसका कंपाइलेशन किया है। और समय समय पे सारी बातें मोरलेस आज जो मनी साहब ने कही उसमें बहुत सारे नए तथ्य जोड़े और उन्हीं का कंपाइलेशन है। ये किताब जहां भी मिले उसे पढ़ें। मनी साहब आप आए और आपने इतनी बेहतरीन, इतनी सरल भाषा में, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रामास्वामी वेंकट सुब्रमणी को बुला रहे हो, ये जब अपनी भाषा में बोलेंगे तो पता नहीं हिंदी। मैंने कहा ये हिंदी हमसे ज्यादा बेहतरीन बोलते हैं और ये वो लोग हैं जो संस्कृत के मानने वाले लोग हैं, ये अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपराओं के प्रति ज्यादा कमिटेड हैं। हम ये जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो शायद अपनी परंपराओं और अपनी आस्थाओं के प्रति उस तरीके से कमिटेड नहीं होते, उसके अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन आपने देश के युवाओं के सामने एक इस पूरी जो गुत्थी है उसे सुलझा करके उन्हें सजेशन भी दिया और पूरी बातें रखी हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय टेलीविजन में जितनी भी बहसें हो रही हैं वो बड़ी सुपरफिशियल, बड़ी तत्कालिक, बड़ी सतही, सुपरफिशियल टाइप की बहसें हो रही हैं टूल किट को लेकर के। आपने तो टूल के इतने टूल बताए कि किट ही फट गया है। लिहाजा मैं आपका